Assalamu alaikum, dear students. I hope you're doing well. Today, the topic which we are going to study is history of language studies, or how did linguistics start as a discipline. This is the part one, and in the part one, we are going to discuss only different um, previous traditions in which language was studied, and in the second part, we will study how linguistics emerged in the modern times or in the 20th century as a specific subject. You know me, I am Dr. Sadia Malik from Department of English, Bahaduddin Zikri University, Multan. Okay, let's start the topic. Okay, when we look at the beginning of linguistics, for a long time, linguists were trying to discover the historical origins and development of linguistics through different periods of टाइम यानी ये जो लिंग्विस्टिक्स है ये यकदम नहीं शुरू हो गई बहुत पुराने ज़माने से लिंग्विस्ट्स जो हैं 20th सेंचुरी में जब लिंग्विस्टिक्स एज ए डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ है तो उससे पहले भी लोग ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे तो वो भी ज़ाहिर लिंग्विस्टिक्स का हिस्सा बनता है Linguistics started in societies with a writing system, like most sciences, and early development in linguistics were considered part of philosophy, rhetoric, logic, psychology, biology, pedagogy, poetry, and religion. जिन जिन सोसाइटीज के अंदर राइटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता था लिंग्विस्टिक्स बेसिकली वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि राइटिंग सिस्टम जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज को फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करना होता है तो जब आप किसी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं और उसको एक सिस्टम में ढालना शुरू कर देते हैं तो बेसिकली लिंग्विस्टिक्स का आगाज एज ए डिसिप्लिन वहीं से होना शुरू हो जाता है लेकिन शुरू में लिंग्विस्टिक्स को एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया गया अगर हम हिस्ट्री में देखें बिफोर 20th सेंचुरी तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का हिस्सा रहा है जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं To explain the developments in linguistics, we have to take into account the historical and cultural changes and developments in language in general. लैंग्वेज को कैसे स्टडी किया जाता रहा है पहले हमें वो स्टडी करना है फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव फिर हम आएंगे कि किस तरह से लिंग्विस्टिक्स उसमें से एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन बन के हमारे सामने आता है अगर हम अर्ली ग्रामर ट्रेडिशंस देखें तो ओल्ड बेबीलोनियन जो ट्रेडिशन थी उसमें द फर्स्ट लिंग्विस्टिक टेक्स्ट वर कंपोज्ड इन सुमेरियन और सुमेरियन की जो सिविलाइजेशन थी बैबल के इलाके में जो कि आपको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मिलती हैं तो सबसे पहली जो तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन है वो ओल्ड बेबीलोनियन ट्रेडिशन समझी जाती है जिसमें सुमेरियंस ने रिटन लैंग्वेज इन्वेंट की है अगर आप देखें तो उन्होंने लैंग्वेज के जरिए से क्या किया है कि उन्होंने लीगल टेक्स्ट लिखी हैं और रिलीजियस टेक्स्ट को प्रोड्यूस किया है देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय अकेडियन लैंग्वेज यानी सुमेरियंस की अपनी लैंग्वेज थी उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज जिसने यही फंक्शन परफॉर्म किया उसी ट्रेडिशन के अंदर या उसी बेबीलोनियन ट्रेडिशन के अंदर वो अकेडियन लैंग्वेज थी Most of the texts were administrative documents, inventories, receipts and rosters. यानी ड्यूटियां लगाया करते थे वो लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे जो बादशाह हुक्मनामे देते थे इन्वेंट्रियां होती थी लिस्टें होती थी फहरिस्त बना लेते थे और रिसीट्स होती थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें उन्होंने राइटिंग सिस्टम इन्वेंट ही इसीलिए किया था ताकि वो अपना एक गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चला सके तो उसमें लीगल टेक्स्ट और फिर रिलीजियस टेक्स्ट जो है ये चीज़ें प्रीडोमिनेट करती थी अगर हम इसको हिंदू ट्रेडिशन में देखें क्योंकि ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हैं तो इनके अंदर लैंग्वेज को किस तरह से स्टडी किया जाता था या लैंग्वेज किस पर्सपेक्टिव से यूज होती थी हिंदूज में भी अगर आप देखें तो इट वाज बेस्ड ऑन द ओल्डेस्ट रिलीजन टेक्स्ट नोन एज वेदास व्हिच वाज रिटन इन संस्कृत हिंदुओं ने जब संस्कृत बोलते थे वो उसी को रिटन फॉर्म में जब उनकी रिलीजियस टेक्स्ट जो उनकी वेदास है उसको रिप्रोड्यूस किया तो वहां से रिटन लैंग्वेज जो है वो उनकी डेवलप होना शुरू हो गई It contained a set of rules formed to learn and understand the archaic language और उस संस्कृत के अंदर क्या था कि सेट ऑफ रूल्स उन्होंने बनाए और सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो ग्रामर को शो करते हैं बेसिकली Okay, now these set of rules are basically the grammar of the language and they form to learn and understand the archaic language. Okay? Archaic मतलब ओल्ड लैंग्वेज वेरी ओल्ड लैंग्वेज बहुत ही पुरानी जबान जो है वो उन्होंने उसके जरिए से इन्वेंट की है सॉरी इन्वेंट नहीं की यानी उसके जरिए से वो रूल्स बना के अपनी पुरानी जबान को समझने की कोशिश कर रहे थे ये उसका एक देखिए एग्जाम्पल है जो कि हमें नजर आता है बहुत पुराना संस्कृत का जो आज की हिंदी से काफी ज्यादा हमें बजाहिर देखने में एक जैसा लगता है लेकिन ये काफी मुख्तलिफ है उससे
ग्रीक ट्रेडिशन में अगर हम देखें, यानी आप देखेंगे कि हर जगह पर सबसे पहले या तो ग्रामर के थ्रू लैंग्वेज को स्टडी किया गया, या लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन ग्रामर के जरिए से की गई। हिंदुओं ने भी सेट ऑफ रूल्स बनाए, ग्रीक्स ने भी ग्रामेटिकल ट्रेडिशन स्टार्ट की। इट वाज डेवलप्ड बाय स्कूल मास्टर्स एंड फिलोसोफर्स एज होमर, whose works were considered basic in early Greek education। होमर बहुत मशहूर ग्रीक पोइट था, इसकी पोइट्री जो है वो पढ़ाई जाती थी, और फिलोसोफर भी था। तो ग्रीक्स ने क्या किया कि वहाँ उन्होंने ऐसे होमर को पढ़ाने के लिए अगेन एक ग्रामर इन्वेंट की, ताकि स्कूलों के अंदर और फिलोसोफर्स जो हैं वो आसानी से उस लैंग्वेज को अपनी एजुकेशन पर्पजेस के लिए यूज कर सकें। Plato, Aristotle and Stoics made use of earlier school grammar। अब आप देखिए अरिस्टो, अफलातून, ये सब लोग जो थे, स्टोइक्स जो है इनकी फिलोसफी, ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि एक पर्टिकुलर फिलोसफी में बिलीव करते थे। ये इन सब ने ग्रामर को ही सबसे पहले फिरोग दिया है। दे यूज्ड ग्रामर एज अ बिगिनिंग ऑफ द लैंग्वेज, या लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने ग्रामर के रूल्स को यूज किया है। The Greek tradition kept ancient themes as the origin of language, parts of speech, grammatical categories, and the relation between language and thought। अब जब ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने ग्रामेटिकल जब रूल्स बनाए या ग्रामर बनाई, तो उसमें उनका पर्सपेक्टिव क्या था कि ये लैंग्वेज के ओरिजिन को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आइडेंटिफाई किए। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नजर आते हैं, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस एंड ऑल दीज, ये सब ग्रीक्स ने ग्रामेटिकल कैटेगरीज जो है वो उसके अंदर यूज की, कि हम जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं उसके लफ्जों को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरी एलिमेंट जो वो लेकर आए वो था लैंग्वेज और थॉट, यानी जबान और सोच का आपस में रिश्ता क्या है। और उसकी वजह से, क्योंकि ये सब फिलोसोफर्स थे, तो वो ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक इंसान जब बोलता है या मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल करता है तो उसकी सोच के पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो यहाँ से फिलोसफिक पर्सपेक्टिव आता है। इन ग्रीक ट्रेडिशन मॉर्फोलॉजी वाज डेल्ट विद एज अ हिस्टोरिकल मैटर एज पार्ट ऑफ इटमोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, कि एक लैंग्वेज में लफ्ज बनते कैसे हैं। तो उन्होंने इसको इस तरह से ट्रीट किया कि लफ्ज जो हैं वो हिस्टोरिकल मैटर है, और उसमें उन्होंने इटिमोलॉजी देखी। इटिमोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, के लफ्ज आए कहाँ से हैं। पुराने लफ्ज क्या थे, उनसे नए नए लफ्ज बनते चले जाते हैं। तो उन्होंने मॉर्फोलॉजी को, जो कि बाद में पूरा डिसिप्लिन लिंग्विस्टिक्स के अंदर बना है, उन्होंने उसको हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के साथ एसोसिएट किया है। Syntax was not described directly but was treated in rhetoric and logic। Syntax means grammar, यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जुमले कैसे बनते हैं, यानी उन्होंने लफ्जों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया। उन लफ्जों की कंस्ट्रक्शन को उन्होंने एटिमोलॉजी में स्टडी कर लिया, और उन्होंने ग्रामर स्टडी तो की कि जुमले कैसे बन रहे हैं, लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं देखा। रादर उन्होंने उसको रिटोरिक और लॉजिक के जरिए से, यानी अकली बुनियादों पर, वो ये कहते थे कि अगर एक जुमला ऐसा है तो दूसरा जुमला ऐसा होना चाहिए। और रिटोरिक कहते हैं फन खिताबत को, जिसमें हम खतीब जो होते हैं वो लैंग्वेज के अंदर ये जुमलों को किस तरह से यूज करते हैं। ये ग्रीक्स का स्क्रिप्ट है, जो कि उस जमाने में उन्होंने अपनी ग्रामर्स बनाई हुई थी, तो उसको वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया करते थे। रोमन ट्रेडिशन में आप देख सकते हैं, अब आपने संस्कृत में भी देखा, ग्रीक्स का भी देखा, और ये एक रोमन ट्रेडिशन है। मुख्तलिफ सिविलाइजेशन जैसे जैसे आती गई, तो उन्होंने अपने अपने स्क्रिप्ट्स बनाए, उन्होंने अपने अपने तरीके से दूसरे कल्चर से और सिविलाइजेशन से भी लैंग्वेज की स्टडीज को बोरो किया, और उसमें अपने भी एडिशन करते चले गए। तो अगर आप रोमन ट्रेडिशन में देखिए तो इन्होंने भी ग्रीक्स के पर्सपेक्टिव को ही कंटिन्यू किया है। द रोमन लिंग्विस्ट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इन द मिडल एजेस, यानी जो 14-15 सेंचुरीज हैं उसके अंदर रोमन लिंग्विस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई थी। The Roman linguists did not treat syntax, they only discussed the part of speech। इन्होंने भी syntax को, यानी grammatical sentences को टच नहीं किया, इन्होंने सिर्फ parts of speech को उसके अंदर डिस्कस किया है। ये क्या करते हैं कि मॉर्फोलॉजी डोमिनेटेड ऑन प्रोस, लेकिन उन्होंने मॉर्फोलॉजी को बहुत ज्यादा डोमिनेशन दी है। दैट फोकसेस ऑन द नाउन, डिक्लेंशंस एंड वर्ब कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इन्होंने कुछ टर्म्स ऐसी इन्वेंट की जो कि मॉर्फोलॉजी या वर्ड्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल होती थी। डिक्लेंशन इज द चेंजिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ड generally to express its syntactic function in the sentence by way of some inflectional। The inflectional change of verb is called conjugation। यानी वर्ब के साथ हम कुछ ऐसी चीजें लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि गो,
और अगर हमने उसके साथ गोज लगाना है, ईएस लगाना है, तो बेसिकली जो ईएस है वो एक इन्फ्लेक्शनल चेंज है, ठीक है, यानी हमने उसके साथ ईएस लगाया और वो वर्ब जो है वो एक नए टेंस के एलिमेंट को, इंडेफिनिट के टेंस के एलिमेंट को शो करने लग गया है। फिर इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि वर्ब के अंदर गोइंग आईएनजी हम लगा देते हैं, तो अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का एलिमेंट जो है वो आ जाता है, यानी वर्ब वही रहा, अब उसका जो सिंटैक्टिक या ग्रामेटिकल फंक्शन है वो किस तरह से चेंज हो रहा है कि एक जगह पे अगर हम ईएस ऐड कर देंगे उसके साथ तो वो इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होगा, वो हमें एक डिफरेंट टाइम की सेंस देना शुरू कर देगा। और अगर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, मेन वर्ब तो हमारा गो ही रहा, लेकिन उसके साथ जो चीज हम ऐड कर रहे हैं वो इन्फ्लिक्शन कहलाती है, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हम ऐड करते हैं वो इन्फ्लिक्शन कहलाती है। और इसी प्रोसेस को फिर उन्होंने कॉन्जुगेशन का नाम दिया है। डिक्लेंशंस में अप्लाई टू नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इसी तरह से डिक्लेंशंस जो है वो हम नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ, एडजेक्टिव और एडवर्ब और आर्टिकल्स के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम सिंगुलर प्लूरल को शो करने के लिए हम कहते हैं बुक और बुक्स, तो बुक के साथ जब हमने एस लगाया तो हमने उसको सिंगुलर से प्लूरल बना दिया है, तो ये भी एक फॉर्म ऑफ वर्ड को हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। इसी तरह से अगर हम केस देखें तो उसमें नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस, डेटिव केस भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। केसेस हमारे पास होते हैं यानी कोई नाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है या ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, या वो किसी एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, या फिर वो अपॉस्ट्रोफी के साथ यूज हो रहा है। तो ये सारे केसेस जो हैं वो नाउन की ही मुख्तलिफ फॉर्म्स को हमारे सामने शो कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम जेंडर को शो करते हैं तो उसमें मैस्कुलिन, न्यूटर, फेमिनिन एंड अ नंबर ऑफ अदर ग्रामेटिकल कैटेगरीज भी उसके अंदर आ जाता है। अरब ट्रेडिशन के अंदर अगर हम देखें तो अरब्स ने क्या किया कि अरब लिंग्विस्ट फॉलोड द ग्रीक थीम ट्रेडिशन, स्पेशली एरिस्टोटल की जो थीम्स थी इन्होंने उन्हीं को कंटिन्यू किया। अरबिक ग्रामेरियंस कंसिडर्ड अरबिक लैंग्वेज एज सेक्रेड एंड इम्यूटेबल एज मेंशन्ड इन द कुरान, क्योंकि अरब्स ने कुरान को रिफ्लेक्ट राइट करने के लिए लैंग्वेज यूज की थी अरबिक, तो उनके नजदीक जो है अरबिक गॉड की लैंग्वेज है और वो सेक्रेड है और वो चेंज नहीं हो सकती। Okay? तो Arabic grammarians were concerned with explaining why Arabic was perfect, और उनके नजदीक because it was so sacred language तो उसमें कोई भी खामी या खराबी exist नहीं करती थी, तो उन्होंने इसी तरह से उसके रूल्स को डिस्क्राइब किया कि it is the perfect language and it has no, it cannot be changed basically. The major impetus of for grammatical study came from the desire to preserve the integrity of the holy language of the Quran, और उनका मेन मकसद ही यही था कि वो होली लैंग्वेज ऑफ कुरान जो है वो उसको सेव कर सकें, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि ये लैंग्वेज ऐसी है जो कि चेंज हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कल को कुरान के अंदर भी कोई एडिशन या उसके अंदर तब्दीली जो है वो फिर एक्सपेक्ट कर सकते थे। ये अरबी का रस्मुल खत है जो आप देखते हैं आमतौर पर, अरबिक अल्फाबेट्स है, इसी को उन्होंने फिर यूज किया और अपनी लैंग्वेज की पूरी ट्रेडिशन को रिटन फॉर्म में लेकर आए। हिब्रू ट्रेडिशन अगर आप देखें, हिब्रू इब्रानी हैं जो कि इब्रानी ज़बान को कहते हैं। द लिंग्विस्ट्स ऑफ हिब्रू लैंग्वेज वर कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग द करेक्ट हिब्रू टेक्स्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। जो अगेन आप ये देखिए कि जो मजहबी पर्सपेक्टिव है ये डोमिनेट कर रहा है, हिंदूज भी यही कर रहे थे बेसिकली, फिर हम देखते हैं कि अरब्स भी यही कर रहे थे, हिब्रूज भी यही कर रहे थे कि इन्होंने अपनी रिलीजियस टेक्स्ट के लिए, जब हमने उसको देखा था बेबीलोनियन कल्चर में, तो वो भी अपनी रिलीजियस टेक्स्ट को बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए लैंग्वेज को उन्होंने इन्वेंट किया था, और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के उनके जो मामला थे उनको चलाने के लिए। तो रिलीजन इज वन ऑफ द प्रीडोमिनेंट मोटिव्स इन द पास्ट और इन द हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज स्टडीज, जिसको हम देखते हैं कि किस तरह से वो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। इन्होंने भी ओल्ड टेस्टामेंट यानी जिसे हम जबूर कहते हैं, हजरत दाऊद के ऊपर जो बुक नाजिल हुई थी उसको लिखने के लिए, और उसमें उन्होंने फिर करेक्ट हिब्रू की टेक्स्ट को उन्होंने रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज किया है। They borrowed descriptive methods from Arabic tradition and then they developed a system of analysis for morphology. इन्होंने अरब ट्रेडिशन से डिस्क्रिप्टिव मेथड्स के लैंग्वेज को डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा या वर्ड्स को डिस्क्राइब किया जाएगा, वहां से इन्होंने अरब से बोरो किया और फिर अपना एक सिस्टम बनाया जिसको मॉर्फोलॉजी या वर्ड की कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट्स के अंदर हम देख सकते हैं। ये उनका स्क्रिप्ट है जो
जो कि हमें नज़र आ रहा है हिब्रू का इब्रानी ज़बान है और ये आज भी बोली जाती है जैसे अरबिक है। मॉडर्न अरबिक और ओल्ड अरबिक का फ़र्क है। ओल्ड अरबिक वो ट्रेडिशनल अरबिक है जो कि कुरान के अंदर हमें नज़र आती है, और मॉडर्न अरबिक जो वो रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो एक ज़बान है और उसके अंदर तब्दीलियाँ आ सकती हैं। कुरान के अंदर जो अरबिक है ज़ाहिर है वो चूँकि रिकॉर्डेड है तो उसके अंदर तो कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है, लेकिन जो उनकी डे टू डे लैंग्वेज है उसके अंदर वो उसी तरह से ही एग्जिस्ट कर रही होती है जैसे कि एक आम लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में अगर हम देखें तो द अर्ली क्रिश्चियन राइटर्स रिटर्न टू द फिलोसॉफिकल थीम्स ऑफ अरिस्टोटल। बुनियादी तौर पर ग्रीक्स के जो पर्सपेक्टिव थे वो दूसरे, एक तरफ हम देखते हैं रिलीजियस एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन को डोमिनेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि अरिस्टोटल की जो ग्रीक्स की डोमिनेंस है वो लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है। बहुत सारे लोगों ने उन्हीं की स्टाइल को बोरो करके लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया है। क्लासिकल लैटिन ग्रामर वाज अडेप्टेड टू चर्च एजुकेशन, क्योंकि उस ज़माने में अलग से स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, चर्च के अंदर ही तालीम दी जाती थी, तो उन्होंने लैटिन ग्रामर जो है क्योंकि ग्रीक्स की भी थी तो यूरोप के अंदर जब ये आई है तो उन्होंने ग्रीक से बोरो करके अपनी लैटिन ग्रामर ईजाद की है, जिसको उन्होंने फिर चर्च के अंदर एजुकेशन देने के लिए यूज किया है। द अर्ली क्रिश्चियन लिंग्विस्ट्स वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंड डिस्कसिंग द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका कार्ड भी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। इफ यू वांट टू सी कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की थ्योरीज क्या है तो यू कैन सी दैट वीडियो। उसके अंदर हम देखते हैं कि उनका मकसद क्या था कि लैंग्वेज के ओरिजिन को आइडेंटिफाई किया जाए। द आइडिया दैट हिब्रू इज द ओरिजिनल लैंग्वेज वाज अ प्रीडोमिनेंट आइडिया, और उन्होंने ये कहा कि हिब्रू जो है असल में ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो कि असल लैंग्वेज है। ये शुरू में जो सबसे पहली जबान इंसानों ने बोली वो कि हिब्रू लैंग्वेज है। ये उनका बुक है डी ग्रामेटिका। इसमें जो उनकी लिखी गई ग्रामर्स, और ये उसी की ही ग्रामेटिका अगर आप देख सकते हैं, ग्रामर इसी से ही निकला है वर्ड ग्रामेटिका से, तो यहाँ से उन्होंने उसको डेवलप किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द पार्ट 2 वी विल टॉक अबाउट, यहाँ तक अब 19th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक आमतौर पर यही ट्रेडिशन फॉलो होती रही। 20th सेंचुरी में ये किस तरह से फॉलो की गई इसके लिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में फिर स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज like, subscribe and share this video and hit the bell icon button if you like it. Thank you so much. Dr. Sadia Malik signing off.